नमस्कार, जॉय बाइक रिपोर्टर में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। मौजूदा वक्त में एक ऐसे राज्य में मैं आ चुकी हूं जो दक्षिण का उत्तर तो उत्तर का दक्षिण कहा जाता है। उत्तर और दक्षिण दोनों को जोड़ने की कड़ी है तेलंगाना। तेलंगाना का अपना समृद्ध इतिहास रहा है तो वर्तमान बहुत सारे सवालों से उलझा हुआ। ये वही तेलंगाना है जहां पर 10 सालों तक बीआरएस ने राज किया। तेलंगाना आंदोलन की नाव पर सवार होकर उसने अपनी मजबूत उपस्थिति यहां पर हमेशा बनाए रखी। तो दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी जिसने चमत्कारिक प्रदर्शन करते हुए बीआरएस को सत्ता से उखाड़ फेंका और यहां की विधानसभा में वो काबिज हो गई। जबकि तीसरी तरफ है बीजेपी जो उत्तर भारत में मोदी लहर पर सवार है, वो दक्षिण में भी कमल खिलाने की पूरी कर रही है तैयारी। लेकिन इस बार की परिस्थिति क्या कहेगी, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। अलग अलग हिस्सों में जाकर करेंगे मुद्दों की पड़ताल, जानेंगे कांग्रेस, बीजेपी, बीआरएस, असदुद्दीन ओवैसी का कितना बड़ा फैक्टर और भी कई सवाल होंगे जिनका जवाब तलाशने की हम करेंगे कोशिश। शुरुआत हैदराबाद से। हैदराबाद मतलब निजामों का शहर। हैदराबाद मतलब चार मीनार वाला शहर। हैदराबाद मतलब मोतियों का शहर। हैदराबाद मतलब लजीज बिरयानी वाला शहर। और हैदराबाद मतलब ओवैसी खानदान का सियासी गढ़। 4 दशकों से हैदराबाद की सियासत जिस शख्स के इर्द गिर्द घूमती है, उस ओवैसी खानदान के सामने इस बार के लोकसभा चुनाव में कड़ी और बड़ी टक्कर है। क्योंकि इस बार एआईएमआईएम यानी कि मजलिस के सामने बीजेपी ने माधवी लता नाम की फायर ब्रांड लीडर को उतारा है, तो दूसरी ओर बीआरएस जी श्रीनिवास यादव पर दांव लगा रही है। इस हैदराबाद के चार मीनार वाले इलाके में जाएं तो निजामी विरासत की झलक दिखाई देती है। इस चार मीनार वाले इलाके में रेहड़ी पटरी फेरी वालों से लेकर आम मतदाताओं तक का मिजाज टटोलने की आज तक ने की है कोशिश। ये बताइए कि किसका जोर चल रहा है हैदराबाद में? हैदराबाद में एक ही शहर है, असद साहब। असद साहब बस अच्छा काम किया है। बिल्कुल अच्छा काम किया है। जो जीता वो सिकंदर। कौन सिकंदर? जो जीता वो सिकंदर। गरीबों के मसले क्या बताएंगे? हाल हकीकत आपके सामने, महंगाई का दौर है, बोलबाला, गरीब रोटी खाने को महंगा पड़ जा रहा। काम कौन करता नहीं, खाली बस कोई काम नहीं करता है। नहीं, हमारे लिए तो असद ओवैसी साहब है। ये बताइए किसका जोर चल रहा है हैदराबाद में? यहाँ पे एमएम का है मैडम। चार मीनार इलाके में छोटे मोटे काम धंधे करने वाले ज्यादातर लोग असदुद्दीन ओवैसी का समर्थन करते दिख जाते हैं। ओवैसी को आम जनता के हित का नेता बताते हैं। हैदराबाद के पुराने शहर की पहचान अपने कुतुबशाही और उस वक्त के निजाम युग के स्मारकों से रही है, लेकिन राजनीतिक पहचान ओवैसी परिवार ने दी। वैसे तो ओवैसी परिवार की ओर से 1967 में पहली बार यहां पर किस्मत आजमाया गया, लेकिन असल कामयाबी 1984 में मिली, जब सुल्तान सलाउद्दीन जो कि असदुद्दीन ओवैसी के पिता हैं, जिन्होंने यहां से जीत हासिल की, लगातार 6 बार जीतते रहे और 2004 तक उनका वर्चस्व कायम रहा। उसके बाद इसी परंपरा को आगे बढ़ाने का काम असदुद्दीन ओवैसी की ओर से किया गया। अपने शानदार भाषण के जरिए संसद से लेकर सड़क तक वो अपनी बातें बुलंद करते रहे और हैदराबाद की चौहद्दी तक सिमटी हुई एआईएमआईएम को उन्होंने राष्ट्रीय पहचान दिला दी। इस मुल्क के सियासी आसमान में ओवैसी ने राजनीति में उम्मीदों की पतंग एक बार उड़ाई तो हवा के बदलते रुख के साथ उनकी पतंग कभी आसमान में परवाज भरती नजर आई, कभी गोते लगाती भी दिखी। लेकिन 20 सालों में ओवैसी की सियासत का हासिल ये है कि मजलिस हैदराबाद से निकलकर महाराष्ट्र और बिहार में धूम मचाने लगी। हैदराबाद के मतदाताओं से बातचीत करें तो ओवैसी के वोटर मुखर होकर उनका समर्थन करते हैं। जो दूसरे दलों के समर्थक हैं वो अपने पत्ते नहीं खोलना चाहते। हैदराबाद शहर की सड़कों पर आम वोटर क्या कहते हैं, सुनिए। तो हैदराबाद में बीजेपी आएगी, एमआईएम आएगा? एमआईएम आएगा। एमआईएम आएगा। और देश में? देश में मोदी आएगा। देश में मोदी आएगा, ये आप लोगों को पता है? पता है। एमआईएम। एमआईएम, क्या नाम है आपका? शफी। जफीर साहब, एमआईएम का क्यों जोर चल रहा है? सबसे अच्छा काम ओवैसी साहब का क्या है? पूरे सब अच्छा कर रहे हैं। कांग्रेस जीतती। कांग्रेस जीत रही है? हाथ जीता हाथ।
यहाँ से हाथ जीतेगा? हाँ जी। और असदुद्दीन ओवैसी साहब भी हैं? हाँ उन्होंने भी जीतते। दोनों में से एक ही जीतेगा? असद साहब जीत जाएंगे। असद साहब जीत असद जाएंगे। साहब। अभी तो कांग्रेस बता रहे थे। वो तेलंगाना में जोर उनका चल रहा है इसलिए बोला। तेलंगाना में कांग्रेस का और हैदराबाद में असद जी का चल रहा है। हैदराबाद में किसका जोर है? असद भाई। और बाकी तेलंगाना में? कांग्रेस। ये बताइए, देश का लोकतंत्र खतरे में है? डेमोक्रेसी नहीं, खतरे में नहीं। खतरे में नहीं है? नहीं। तो राहुल गांधी तो कहते हैं खतरे में है। कौन? राहुल गांधी। राहुल गांधी, उसको कुछ पता नहीं है। जमहूरियत खतरे में है? नहीं है। नहीं है? नहीं है। राहुल गांधी कहते हैं जमहूरियत खतरे में है। वो नुमाइश होंगे यानी है। हैदराबाद में ओवैसी खानदान का सियासी रुतबा आंकड़ों के आईने में देखें तो पता चलता है कि हैदराबाद में जब असदुद्दीन ओवैसी को मजलिस की कमान मिली तब 2004 में हैदराबाद सीट पर MIM के पास 38.4% वोट थे, जो 2009 में बढ़कर 42.1%, 2014 में बढ़कर 52.9% और 2019 में बढ़कर 59% तक जा पहुंचे। लेकिन 4 दशकों की सत्ता और करीब 60% का जन समर्थन पाने वाले ओवैसी अपनी हैदराबाद की तस्वीर नहीं बदल पाए। मेरे ठीक पीछे हैदराबाद का चार मीनार आप देख रहे हैं, लेकिन यहाँ का दुर्भाग्य ये है कि वहाँ से कुछ ही दूरी पर आपको एक ऐसे हिस्से में लेकर हम जाएंगे जहाँ पर खड़ा रहना तक दूभर हो रहा है। ये आप देख पा रहे हैं गंदगी का कितना ज्यादा अंबार है। हालांकि इस पूरे हिस्से को पार्किंग के रूप में डेवलप किया गया है। बोलते हैं बार बार, अभी ईद का सिचुएशन था ना, ईद में ज्यादा गंदगी हो गई है, मतलब साफ सफाई का ध्यान नहीं रखा है। यहाँ पे ये एरिया में ऑलमोस्ट यही प्रॉब्लम हो रहा है यहाँ पे। तो आप लोग चाहते हैं साफ सफाई हो? हाँ हाँ, जरूरी है, क्योंकि एक तो पिकनिक स्पॉट भी है और मेन सिटी है, मेन सिटी का सेंटर है। हाँ। यहाँ पे पूरे लोग आते हैं। अब देखें इतने ही ज्यादा पब्लिक है, लेकिन उसके बावजूद सफाई का ख्याल नहीं है यहाँ पे। चुनाव कौन जीत रहा है हैदराबाद में? अब यहाँ तो खैर हमारे MP है असद बाबा है। वही जीतेंगे? जी जी। और किसी का जोर नहीं चलेगा? नहीं, अब यहाँ तो उन्हीं का जोर है। उन्हीं का जोर चलता है। ठीक है। हैदराबाद के मतदाताओं पर ओवैसी खानदान के सियासी रुझान की कहानी की बुनियाद में 3 चैप्टर हैं। पहला चैप्टर आजादी से पहले का है, जब साल 1928 में नवाब महमूद नवाज खान ने मजलिस की स्थापना की। तब ये संगठन अलग हैदराबाद मुल्क की वकालत करता था, लेकिन आजादी के बाद 1948 में हैदराबाद का भारत में विलय हो गया। तब इसका दूसरा चैप्टर शुरू हुआ और अलगाववादी मजलिस को प्रतिबंधित कर दिया गया। उसके अध्यक्ष कासिम रिजवी को गिरफ्तार कर लिया गया, जो बाद में पाकिस्तान चले गए। और तीसरा चैप्टर तब शुरू हुआ जब मजलिस की जिम्मेदारी उस समय के मशहूर वकील अब्दुल वहाद ओवैसी के हाथ में आई। 1957 में मजलिस के नाम में ऑल इंडिया जोड़ा गया और उसका संविधान बदला गया। अब्दुल वहाद ओवैसी के बाद 1976 में पार्टी की जिम्मेदारी उनके बेटे सलाहुद्दीन ओवैसी को मिली। असदुद्दीन ओवैसी ने फिर उसी खानदान की सियासत की रवायत को आगे बढ़ाया और पार्टी की जिम्मेदारी को संजीदगी से निभाया। मुल्क की सियासत में खुद का वजूद कायम करने के लिए ओवैसी ने हुकूमत की नीतियों की मुखालफत शुरू कर दी। राम मंदिर निर्माण का मुद्दा हो या धारा 370 का, दूसरी तरफ 3 तलाक उन्मूलन का मामला हो या फिर CAA का, हर मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी को बेबाक तरीके से असदुद्दीन ओवैसी घेरते रहते हैं और बीजेपी के नेताओं के निशाने पर भी रहते हैं। लेकिन उनकी ये आक्रामकता कई बार बीजेपी के लिए फायदे का काम कर जाती है। यही कारण है कि बीजेपी की B टीम कहकर कांग्रेस पार्टी के लोग असदुद्दीन ओवैसी पर निशाना साधते हैं। ये और बात है कि तेलंगाना में इस बार कांग्रेस के नेता ये प्रचार कर रहे हैं कि उनकी पार्टी ओवैसी के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। हमारा इस चुनाव में किसी से अलायंस नहीं है तेलंगाना में, और ये बड़ी मजाक खेज बात है कि कभी हम B टीम हो जाते तो कभी उन्हें बोलते हैं, ये बोलते, तो ऐसा लगता है कि ये लोग कंफ्यूजन का शिकार हैं। बहरहाल आज तक की टीम ओल्ड हैदराबाद में दूसरे इलाकों के मतदाताओं का मिजाज जानने के लिए पहुंची। इसका जोर चल रहा है हैदराबाद में? अभी तो पता नहीं है, क्योंकि ये पहली बार हाँ। ऐसा अच्छा कैंडिडेट आया है। जो किसका अच्छा कैंडिडेट? बीजेपी का। बीजेपी का? हाँ। हाँ। तो टक्कर मिलेगी बहुत बढ़िया ओवैसी साहब को। बहुत। फेवरेट पार्टी कौन सी है? बीजेपी। बीजेपी क्यों? नरेंद्र मोदी के साइड में हम इसलिए। जीत कौन रहा है? 400 पर। 400 पार? जी मैडम। हैदराबाद में?
हैदराबाद में देखिए अभी तो मुकाबला टक्कर का है। हैदराबाद की चुनावी बिसात भले ही असदुद्दीन ओवैसी के लिए अब तक एक तरफा रही हो, लेकिन 2024 में उनकी चुनौती इतनी आसान नहीं रहने वाली है। बीजेपी ने वॉक ओवर देने से मना कर दिया। इसी वजह से एक मजबूत महिला कैंडिडेट माधवी लता को चुनावी मैदान में उतारा है। हिंदुत्व और राष्ट्रवाद की छवि पर आक्रामक तरीके से वो बोलती हैं। मुस्लिम महिलाओं के बीच उनकी अच्छी पैठ है। वो भरतनाट्यम नृत्यांगना हैं, डॉक्टर हैं, समाज सेवा करती हैं। हैदराबाद में पहली बार बीजेपी ने ऐसा उम्मीदवार उतारा है जिसे लेकर बीजेपी समर्थकों के बीच उम्मीद भी है, जोश भी। माधवी लता भी पूरी ताकत के साथ ओवैसी को पटखनी देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हैदराबाद में विकास के साथ ही साथ नेताओं के लिए सांस्कृतिक मुद्दे भी बड़ी सियासी पैठ रखते हैं। हैदराबाद का नाम बदलकर भाग्यनगर कर दिया जाएगा। बार बार बीजेपी की ओर से चुनावी भाषणों में नेताओं की ओर से ये वायदा किया जाता है और उसके पीछे अपने तर्क दिए जाते हैं। लेकिन मौजूदा वक्त में चार मीनार के बिल्कुल पास में एक मंदिर है, भाग्य लक्ष्मी मंदिर, जहां पर दूर दूर से हजारों की तादाद में लोग दर्शन पूजन के लिए आते हैं। लेकिन यहां पर जब आप आएंगे तो पाएंगे कि मुख्य मुकाबले में एक तरफ असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी। हैदराबाद से बीजेपी की उम्मीदवार माधवी लता हैदराबाद बनाम भाग्यनगर की राजनीति पर क्या कहती हैं, सुनिए। हम थोड़ी कह रहे कि ये सिर्फ हमारे तरफ का नाम है। ये तो दो परिवारों को या दो मजहब को जोड़ने वाली बात हो गई ना, कि एक हिंदू लड़की का शादी एक मुसलमान राजा के घर में हुआ है और हम उसका नाम पूछ रहे, तो ये जोड़ने वाली बात हो गई। हम तो दो मजहबों को जोड़ना चाहते हैं। जीत रही है हैदराबाद? बिल्कुल। कितने वोटों से? 1,50,000 से हम जीत कर बाहर निकले। बीजेपी के पालकड़े आ रहे, बच्चे वो भी आ जाए कोई बात नहीं, रेड्डी आ रहे आ जाए कोई बात नहीं, राहुल आ जाए, कोई भी आ जाए, जिसको आना है आ जाए। ओवैसी की पार्टी के इसी जनाधार को टक्कर देने के लिए माधवी मैदान में आई हैं। मोदी के सबका साथ, सबका विकास के मंत्र और प्रखर हिंदुत्व की धार पर सवार सियासत के साथ माधवी लता हैदराबाद में ओवैसी के अब तक अजेय किले में नैतिक राजनीतिक करप्शन का सवाल उठाती दिखाई देती हैं। एक ही नाम, दो वोटर आईडी। अब आप बताइए, जो दूसरा आदमी नहीं है तो उनके साथ मैं लड़ूं कैसा? उसका गिनती में अपने आप कैसे उसको कैसे समझाऊं मुझे वोट देने के लिए? एक तो समझाऊंगी। मतदाता है 1.5 लाख से ज्यादा। ऐसे तो एपिक नंबर से निकालूंगी जो है वहां पर। हाँ, 1,60,000 के ऊपर है। नंबर ही नहीं है, वो नंबर बन जाते हैं, उनके ऊपर लोग रहते हैं। बीदर से, रायचूर से, आंध्रा के बॉर्डर से एक दिन पहले बस में लोग आते हैं। इनको कहते हैं शिफ्टेड वोट्स। माधवी लता का सीधा आरोप है कि केंद्रीय चुनाव आयोग से शिकायत के बाद जब राज्य चुनाव आयोग से आंकड़े मांगे गए तो स्थानीय GHMC प्रशासन ने वापस उन्हीं से डेटा मांगा। हालांकि ओवैसी ऐसे आरोपों को चुनावी सियासत भर मानते हैं। और आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को आप गाली दे रहे हैं, इसका मतलब तो ये ऐसा है, हर पार्टी आती है और चुनाव से पहले इस तरह की बात करते हैं, मगर रियलिटी तो कुछ और ही है। हालांकि ओवैसी पर मुस्लिम वोट के ध्रुवीकरण से जीत हासिल करने के आरोप लगते हैं, लेकिन तेलंगाना में मुस्लिम सिर्फ 13% हैं और ओल्ड हैदराबाद में उनका जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा। खुद को सियासत की लैला बताने वाले असदुद्दीन ओवैसी की बीते 10 सालों की राजनीति भी बड़ी खूब रही है। आपको बताते चले, पहले हैदराबाद, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के इर्द गिर्द ही उनकी ओर से चुनावी किस्मत आजमाई जाती थी। लेकिन उसके बाद उन्होंने महाराष्ट्र में कदम रखे, जो पहले हैदराबाद स्टेट का हिस्सा हुआ करता था। महाराष्ट्र में नगर निगम, विधानसभा और उसके बाद लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी को जीत हासिल हुई। ओवैसी की महत्वाकांक्षा बढ़ी। उसके बाद वो पहुंचे उत्तर प्रदेश, बिहार और फिर पश्चिम बंगाल, क्योंकि इन तीनों ही प्रदेशों में मुसलमान वोटरों की संख्या काफी ज्यादा है और कई सीटों पर वो जीत या हार तय करते हैं। हैदराबाद में ओवैसी की सियासत का नब्ज टटोलने हम आगे बढ़े ही थे कि गणगौर उत्सव मनाती कई महिलाएं सड़क किनारे दिख गईं। किसका माहौल चल रहा है हैदराबाद में? बीजेपी का। क्यों बीजेपी का?
मोदी जी हमारे फेवरेट। मोदी जी फेवरेट हैं। हाँ, उन्होंने राम मंदिर जो बना दिया, इतने सालों से वेट कर रहे थे हम सभी हिंदू लोग, तो उन्होंने राम मंदिर बना दिया, इसी कारण बीजेपी का ही है। लेकिन यहाँ पर तो असदुद्दीन ओवैसी जी का गढ़ माना जाता है हैदराबाद। लेकिन हमारे लिए तो मोदी जी ही आगे हैं। माधवी लता तो बेस्ट हैं। बीजेपी का जोर असदुद्दीन ओवैसी का लेकिन इलाका है ना। क्या हम तो बीजेपी के वोटर है ना। आप लोग बीजेपी के वोटर हैं। भारत का बच्चा बच्चा जय श्री राम बोलेगा। इन मतदाताओं को राम के नाम और मोदी के काम पर इतना भरोसा है कि ये हैदराबाद में भी कमल फूल को विजयी देख रही हैं। हालांकि भरोसे का जिक्र हमें हैदराबाद के मशहूर मोती के बाजार तक ले गया। 400 साल पहले निजामों के जमाने से हैदराबाद में सजे मोती के बाजार में आज भी सबसे बड़ी चुनौती यकीन की ही है। विश्वास करना पड़ता है, कस्टमर को विश्वास जल्दी से हासिल नहीं होता कि हमने जो मोती दिया है वो नेचुरल है या नहीं है। लेकिन प्रभु की कृपा ऐसी रहती है कि हमने वैसा नाम किया है, हमको जैसे 200 साल हो गए हैं, हमने चीज अच्छी दी, उपलब्ध कराई है, कस्टमर्स को अच्छी चीज दी है और प्रभु की कृपा से आज हमारी गुडविल ऐसी है कि लोग ट्रस्ट पे आते हैं और खरीद के ले जाते हैं। सवाल उसी यकीन का है, क्या हुकूमत, हाकिम और निजाम पर ऐसा ही यकीन हैदराबाद के मतदाता दिखाएंगे? ये 13 मई को पता चलेगा, जब चौथे चरण में हैदराबाद में डाले जाएंगे वोट। दक्कन के इस पठार में राजनीति समय समय पर बदलती रही, लेकिन अगर कुछ नहीं बदला तो हैदराबाद की सियासत और यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी और उनके परिवार का वर्चस्व। बीते 10 चुनाव लगातार ये परिवार जीतता हुआ चला आ रहा है, लेकिन इस बार की परिस्थिति क्या बदल जाएगी? क्या बीजेपी की माधवी लता कड़ी और बड़ी टक्कर वास्तव में हैदराबाद में असदुद्दीन ओवैसी को दे पाएंगी? ये देखना रहेगा बेहद दिलचस्प। लेकिन देश भर में हैदराबाद की सीट को लेकर चर्चा जोरों पर है। अभी के लिए हमें दीजिए इजाजत। कैमरामैन पवन कुमार और संजय कुमार के साथ चित्रा त्रिपाठी, हैदराबाद, तेलंगाना आज तक।